अब रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों की ओर। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा और इस खास मौके पर करनी सेना हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले और प्रत्येक विधानसभा में महायज्ञ का आयोजन करने जा रही है। क्योंकि इस समय अयोध्या जाना मुश्किल है, इसीलिए अपने अपने स्थानों पर यज्ञ का आयोजन करके सभी कार्यकर्ता भूमि पूजन यज्ञ में आहुति देंगे। कई सालों से कई लोगों ने अपने प्राण भी दिए और कई सालों से ये जो राम मंदिर का जो मामला था, राम मंदिर बनने का जो मामला था, वो माननीय अदालतों में लटका हुआ था। अब इस समय आज का दिन जो है हमारे लिए, ये जो महीना है 5 अगस्त का जो दिन है, ये एक किसी पर्व से कम नहीं है साथियों। और करनी सेना ने एक फैसला लिया है कि ये जो पर्व है 5 अगस्त का, जिस दिन राम मंदिर की नींव रखी जा रही है, उस दिन करनी सेना भी जो है वो पूरे प्रदेश स्तर में हर जिला में, यहां तक कि हर तहसील में भी हम जो है छोटे छोटे यज्ञों का आयोजन कर रहे हैं। और ये जो आयोजन जो है, इसको हम उस दिन को जो है पर्व का जो दिन दे रहे हैं। दिलीप सिंह संवाददाता हमारे साथ नूरपुर से जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी वो हमें इस खबर को लेकर देंगे। जी दिलीप, हर जिले में हर विधानसभा में महायज्ञ का आयोजन करनी सेना कर रही है, क्या कुछ तैयारियां दिखाई दे रही हैं उसे लेकर? तो यहाँ पर शायद हमारा संपर्क टूट गया है, तो आपको बता दें कि करनी सेना की तरफ से हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिला और विधानसभा में महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या में कल राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शामिल होने वाले हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से लोग जो है अयोध्या में नहीं जा पाएंगे और लोगों की आस्था को देखते हुए करनी सेना ने ये कदम उठाया है और महायज्ञ आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में डीजल का खर्च भी पूरा ना होने के कारण निजी बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने कई रूट बंद करने की तैयारी कर ली है। एसोसिएशन ने आज से प्रदेश में करीब 100 बस रूट बंद करने का निर्णय लिया है। आने वाले दिनों में अगर हालात ऐसे ही रहे तो अन्य रूटों पर भी बसें जो हैं वो कम जा सकती हैं। अभी प्रदेश में आज से 100 बस रूट बंद करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले प्रदेश में 500 रूटों पर निजी बसें दौड़ा करती थी, लेकिन अब 100 बस रूट बंद होने से 400 रूटों पर ही बस जो है वो चलेंगी। भविष्य में इन रूटों को लेकर भी एसोसिएशन बड़ा फैसला ले सकती है और बस किराए में बढ़ोतरी के बाद एसोसिएशन को उम्मीद थी कि धीरे धीरे सवारियां बढ़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और हिमाचल निजी बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश पराशर ने कहा है कि निजी बस ऑपरेटर लगातार घाटे में चल रहे हैं, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। दिलीप सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दिलीप, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी दिलीप, निजी बस ऑपरेटर्स की तरफ से परेशान होकर ये फैसला लिया गया है। सरकार की तरफ से क्या कुछ राहत के लिए कोई बयान सामने आया? सरकार की तरफ से तो बस ऑपरेटर को लेकर जो किराया बढ़ोतरी भी की गई थी, उसके बाद भी बसों में सवारियां नहीं बैठ रही हैं। एक तो जहां बस किराया बढ़ाकर आर्थिक चपत लोगों को लगी है, तो वहीं कोरोना का खौफ भी इस पे भारी पड़ रहा है। क्योंकि कोरोना के खौफ को लेकर भी यात्री बसों में सफर करना सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। जिस तरह से 100 रूटों पर बसों को बंद कर दिया गया है, तो कितना नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ सकता है? इसमें एचआरटीसी को करीब प्रतिदिन 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले करीब 3-4 महीनों में जो हम बात करें तो 15 से 20 करोड़ रुपए का नुकसान नाहन डिपो को जिला सिरमौर में हो चुका है। इसके अलावा जो पंचायत स्तर पे बसें चलती थी, पंचायतों में बसें जाती थी, गाँव में जाती थी, वहां से भी पंचायत प्रतिनिधि बसें ना भेजने को लेकर पथ परिवहन निगम को गुहार लगा रहे हैं, ताकि कोरोना उनके गाँव तक या फिर कोई भी यात्री उनके गांव तक बसों में सफर करके ऐसे ना पहुंचे जिससे संक्रमण फैले। इसमें सबसे बड़ा कारण संक्रमण फैलने को लेकर ही बसों से यात्री व लोग दूरी बना रहे हैं और खाली बस ही रूटों पे चल रही है। पिछले जिला सिरमौर में पिछले दिनों की बात करें तो 135 रूटों पे बसें चलाई गई थी, जिसमें से मात्र 30 से 35 रूटों पे इस समय बसें चल रही हैं और 100 रूट सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके पीछे मुख्य कारण यही है, जहाँ किराया बढ़ोतरी का था तो वहीं पे दूसरी तरफ कोरोना का खौफ लोगों को खाया जा रहा है। इसके अलावा लोग बसों में सफर न कर अपने निजी वाहनों से ही अपने घरों तक पहुंचने को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बसों को लेकर कौन कहां से बैठता है और कौन कहां से आ रहा है इस बारे जानकारी नहीं होती, जिससे संक्रमण फैलने का अधिक खतरा रहता है। इसलिए बसों से लोग दूरी बनाने में ही अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं। जी, और वहीं अगर आगे आने वाले समय में सरकार की तरफ से बस ऑपरेटर्स को कोई राहत नहीं दी गई तो आगे इनकी क्या कुछ रणनीति है? निजी ऑपरेटर तो
बस ऑपरेटरों ने तो पहले भी सरकार को चिताया था और अपने सभी रूट ठप कर दिए थे, जिसके बाद सरकार को भी निर्णय लेना पड़ा था और किराए में बस ऑपरेटरों की मांग को मानते हुए बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन उसके बाद भी कोई निजी बस ऑपरेटरों को लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। जी, तो आगे क्या कुछ मांगे हैं इनकी? मांगे इनकी ये कि इनकी जो इनके बस रूट हैं उनको अधिक से अधिक चलाया जाए और जो बंद किए गए थे पूर्व में उनको भी अब सरकार ने चालू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पर मुख्य कारण तो जब तक लोग इस बसों में सफर नहीं करेंगे तब तक इनको आर्थिक लाभ तो नहीं मिल पाएगा। जी, तो क्या कोई आर्थिक पैकेज की मांग भी यहाँ पर बस ऑपरेटर्स की तरफ से की जा रही है? जी, उस सरकार से वो अपने जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर और टैक्स को लेकर भी राहत जी। के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं, पर इसको लेकर सरकार भी विचार विमर्श कर रही है, जिस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आगे आने वाले समय में देखना होगा कि सरकार निजी बस ऑपरेटरों को क्या राहत देगी और उनके लिए क्या लेकर आती है, तो जी वही उनको जी जी दिलीप, संतुष्ट। जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम जयराम ठाकुर शिमला पहुंचे, जहां पर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के स्टैचू के लिए जगह का अवलोकन किया और इस मौके पर सीएम ने कहा कि कैबिनेट ने रिज पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्टैचू लगाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 2-3 जगह देखी गई है और अब बैठकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अटल जी का स्टैचू लगना है, वो हमारी कमिटमेंट है, कैबिनेट का डिसीजन है। तो यहाँ कहाँ लगाया जाए उस जगह को हम देखने के लिए आए थे। जगह देखी हमने 2-3 ऑप्शंस और उसमें से एक ऑप्शन को फाइनल करेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि 25 दिसंबर 25 उनका जन्मदिन है, तो 25 दिसंबर तक इसको हम पूरा करें और उस कमिटमेंट को पूरा करें। हिमाचल को अपना घर कहते थे, जब प्रधानमंत्री रहे तो थोड़े वक्त के लिए सही, लेकिन उसके बावजूद भी वो हिमाचल आते थे, मनाली आते थे। तो उस दृष्टि से ये स्टैचू का एक अलग महत्व है, उस दृष्टि से हम ये आज यहाँ देखने के लिए आए थे। तो बस इतना ही। तो कहीं आपने देखा कि कहाँ पर सूट करेगा या फिर? देखिए हमने 2-3 जगह देखी, हम बैठ कर डिसाइड करके उसको तय करेंगे। कितना बड़ा बनेगा स्टैचू भव्य बनेगा, अच्छा बनेगा। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में स्कूल बंद होने के चलते बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है, लेकिन अब इसे परिणाम जांचने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के बजाय अभिभावकों से पढ़ाई के संदर्भ में फीडबैक लेगा, ताकि पता चल सके कि जो पढ़ाया जा रहा है वो बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं। जानकारी के अनुसार व्हाट्सएप पर टेस्ट के बाद अब ऑनलाइन पढ़ाई का फीडबैक अभिभावकों से लिया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान इसको लेकर आज से पीटीएम का आयोजन करने जा रहा है और ये पीटीएम 7 अगस्त तक आयोजित होगी और इस दौरान अभिभावकों से पूछा जाएगा कि बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो उन्हें कितना समझ आ रहा है। दिलीप सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दिलीप, आज से 7 अगस्त से माफ कीजिएगा 7 अगस्त से पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। पीटीएम का किस तरीके की प्रक्रिया होगी और किस तरीके का इसका आयोजन होगा और बच्चों अभिभावकों से किस तरीके से सवाल जो है पूछे जाएंगे, जानकारी ली जाएगी बच्चों के भविष्य को देखते हुए? नई शिक्षा नीति लागू की गई है, उससे अभिभावक और अध्यापक संघ भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जो एक इनका मानना है कि नई शिक्षा नीति लाई गई है सरकार द्वारा, वो क्रांतिकारी है जी। इसके अलावा जो नई शिक्षा नीति को जो 3 दशक पहले जो शिक्षा नीति लाई गई थी उसको लेकर भी इनमें असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसको लेकर भी आज तक वो पूर्णतः लागू नहीं हो पाई है। इनकी अभिभावकों का कहना है कि जो नई शिक्षा नीति लाए हैं और जिसमें जो बच्चों को जो स्कूलों में बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने को लेकर जो ज्यादा से ज्यादा समय शिक्षक दें और अन्य कामों में उनकी ड्यूटी नहीं लगाई और वहीं पर अभिभावकों से फीडबैक लेने का क्या कुछ मकसद है? अभिभावकों से फीडबैक लेने का मकसद ये है कि उनको बच्चों के लिए आगे जैसे उनको जमा 2 की पढ़ाई के बाद बच्चों को कैसे आगे रोजगार के क्षेत्र में भी उनको लेके जाना है और वो किस में दिलचस्पी रखते हैं उसी फील्ड में उनको शिक्षा आगे दी जाए, उसको लेकर भी बात की जाएगी। और इसके अलावा जो उनके आर्थिक जो गरीब बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे, सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, उनकी जो आर्थिक सहायता उनको सरकार द्वारा दी जाती थी वो भी सरकार द्वारा बढ़ा दी गई है। और इसके अलावा भी जो 10वीं कक्षा के बोर्ड
की परीक्षाओं को खत्म करने की जो प्रावधान रखा गया है उसको लेकर भी अभिभावकों से चर्चा की जाएगी। जी दिलीप, जानकारी के लिए आपको बेहद शुक्रिया। हिमाचल प्रदेश साइबर क्राइम टीम को ऑनलाइन ठगी मामले में कामयाबी हाथ लगी है और टीम ने 1 साल बाद 25 लाख से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने छापेमारी कर 2 आरोपियों को पश्चिम बंगाल और बिहार से गिरफ्तार किया है और पीड़ित ठेकेदार को उसके 25 लाख रुपए वापस कर दिए गए हैं। मेरे खाते से जो है 25,76,435 रुपये करोड़ों ने उठाए। ऐसे ही उन्होंने 4-5 दिनों में उन्होंने मेरा 25,76,435 रुपये पूरा उड़ा लिए। इसकी शिकायत हमने बल थाना में की और FIR दर्ज करवाई। फिर उन्होंने इसको साइबर सेल शिमला में दिया और वहीं से भी जांच पड़ताल सारी चली हुई है और 1 साल बाद जो आज जो है मेरे पैसे वापिस आ गए। इसलिए मैं साइबर सेल वालों को धन्यवाद करता हूँ, अब CM साहब को धन्यवाद करता हूँ। शिकायतकर्ता ने DGP और CM का आभार व्यक्त किया है। 1 साल बाद 25 लाख की जो ऑनलाइन ठगी की गई थी वो 25 लाख ठेकेदार को वापस कर दिए गए हैं, वापस मिल गए हैं और ऑनलाइन ठगी का पर्दाफाश किया गया है। स्टेट साइबर क्राइम पुलिस ने इस गुत्थी को 1 साल बाद सुलझा लिया है। उमेश भारद्वाज मंडी से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे जान लेते हैं विस्तार से ये क्या कुछ पूरा मामला है। जी उमेश, एक बार विस्तार से बताइए पूरा मामला क्या कुछ है। जी शगुन, ये 1 साल पहले जिला मंडी के एक हमारे ठेकेदार हैं, वो उनके साथ लगभग 25 लाख रुपए की ठगी जो है छात्रों द्वारा की गई थी। उस सबसे पहले जो शिकायतकर्ता के द्वारा इसकी FIR बल पुलिस थाना में दी गई थी, लेकिन उसके बाद ये प्रदेश की सबसे बड़ी ठगी होने के कारण इसे स्टेट साइबर क्राइम टीम के लिए भेजा गया। तो उन्होंने 1 साल पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद इसमें इसके जो पूरे के पूरे तार हैं, जो इतनी बड़ी ठगी के तार हैं, वो जुड़े हुए थे पश्चिम बंगाल और बिहार से। वहां से 2 व्यक्तियों को स्टेट CID साइबर क्राइम टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और शिमला लाया गया है, जो अभी तक जुडिशल रिमांड पे चल रहे हैं। जी शगुन। जी, जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ खुलासा हुआ है उनसे पूछताछ में? कहां इनके तार जुड़े हुए थे? जी शगुन, इसमें अभी जो प्रारंभिक जांच है उसमें देखा जा रहा है कि ये जो सारा का सारा ये अपना धंधा करते थे ये लोग। ये पहली सबसे हैरानी की बात ये है कि ये पढ़े लिखे बहुत ही कम है। बताया जा रहा है, पुलिस के सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये अभी तक इनमें यही इन्वेस्टिगेशन सामने आई है कि ये +2 पास हैं और इनके पास लैपटॉप, मोबाइल फोन और सबसे हैरानी की बात यह है कि लगभग 1000 के करीब जाली बैंक खाते इनके पास पाए गए हैं, जो सुनने में ऐसा आ रहा है कि जनधन के समय बिना IT के बनाए गए हैं। वो एक बहुत हैरानी की बात है प्रदेश के लिए। जी शगुन। क्या ये आगे की जानकारी मिल पाई है कि और भी कितनी चोरियों में ये दोनों संलिप्त थे? जी, ऐसे बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जल्द ही जो है एक बड़े रैकेट का और बड़ी चोरियों का जो है खुलासा किया जाएगा। जी उमेश, जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो एक बड़े साइबर क्राइम का खुलासा यहाँ पर पुलिस की तरफ से किया गया है और ठेकेदार को 1 साल बाद उसके 25 लाख रुपए वापस दे दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल के नालागढ़ में नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष महेश गौतम और वर्तमान पार्षद मनोज वर्मा ने नगर निगम और नगर पालिका के प्रधान और उप प्रधान पद के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करवाने की मांग की है। दरअसल इनका कहना है कि प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए विजयी उम्मीदवार बिना दबाव के साथ इलाके में काम करवाता है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए उम्मीदवार जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं, जिसके चलते इलाके का विकास पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। जो प्रधान प्रत्यक्ष रूप से बनेगा उसमें जनता का फायदा है और उसको वो बड़ी अच्छी तरीके से काम करेगा, क्योंकि उसको कोई चिंता नहीं होगी कि मेरे खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस पड़ेगा। उप प्रधान का भी ऐसा ही होगा और वो डेवलपमेंट अच्छी तरह से करवाएगा और नो कन्फ्यूजन जो इस साल के बाद नो कन्फ्यूजन डालने की परंपरा चल पड़ी है, ये दूर हो जाएगी। इसके लिए जनता को भी बहुत रोष है। और बाकी जो प्रधान चुनने वाले जो प्रधान मेंबर काउंसिलर प्रधान को चुनते हैं, हर साल उनको भी ये रहता है कि मैं बनूं। उनको भी जो है थोड़ी तसल्ली से काम करना पड़ेगा
कि हम कोई नो कन्फ्यूजन तो डाल नहीं सकते, उनको प्रधान के साथ मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, उप प्रधान के साथ भी मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। और जो भी ऐसी अगर हर साल ये अपने नो कन्फ्यूजन डालते रहेंगे, ऐसे गलत काम होते रहेंगे, उसमें थोड़ा लोगों को भी शक रहता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इसमें कोई करप्शन के चांसेस थे या नहीं थे, ये भी चिंता लोगों की दूर हो जाएगी। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि डायरेक्ट जो है इलेक्शन हो, प्रधान का डायरेक्शन हो और 5 साल वो आराम से काम करें। सरकार से नगर परिषद के कार्यों की विजिलेंस जांच करवाने की मांग। हिमाचल में नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले नगर परिषद सोलन में सियासी घमासान मचा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से मनोनीत पार्षदों ने अपनी ही पार्टी से जुड़े नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी के मनोनीत नगर पार्षद भरत साहनी और नरेश गांधी ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पार्षदों ने कहना है कि बीजेपी समर्थित होने के बावजूद चेयरमैन सरकार की तरफ से मनोनीत पार्षदों का सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके चलते संबंधित वार्डों में विकास कार्य ठप पड़े हैं और लोगों से जुड़ी समस्याएं हल नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में बीजेपी को आगामी चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। बड़े दुख का विषय ये है कि हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष जो कि भाई भतीजा के तहत काम कर रहे हैं, कांग्रेस की बी टीम बन करके वह सोलन के अंदर काम कर रहे हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो चाहे मोदी जी हो, चाहे जयराम ठाकुर जी हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, चाहे अनुराग ठाकुर जी हो, जितना भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है वह चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त पूरा राष्ट्र हो। उस हिसाब से मुझे लगता है कि नगर परिषद के अध्यक्ष कुछ अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो चुके हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें राजस्थान से। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।